हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली इजी। माय नेम इज़ प्रिया एंड आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट पोएम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो विच इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो बच्चा लोग, आज हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, पहले तो हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लेंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन में दूंगी भाई, मतलब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और इसके लिटरेरी डिवाइसेस भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो बच्चा ध्यान से सुनना और बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले हम थोड़ा पोएम के टाइटल को थोड़ा समझते हैं। इसका नाम क्या बोला है, डस्ट ऑफ स्नो। अब स्नो भाई क्या पता है हमको, बर्फ़ है ना। ये जो आपको दिख रहा है शायद, ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, ये डस्ट ऑफ स्नो है। यानी कि डस्ट का मतलब क्या है, धूल टाइप का रहता है, राइट। तो अब स्नो का डस्ट यानी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं स्नो के, वो बताया गया है। अब आप लोग अगर कभी हिल स्टेशन गए होगे, वहाँ पे अगर आप वो स्नो बॉल्स बना के खेलते होगे, तब आपको पता है कि वो डस्ट ऑफ स्नो कैसा होता है। और अगर नहीं पता है तो ध्यान से देख लो, ये जो चीज़ें होती हैं ना, बर्फ़ के एकदम लूज जो पार्टिकल्स होते हैं, उसको बोलते हैं डस्ट। तो यही है डस्ट ऑफ स्नो। तो पहले हम लोग थोड़ा पोएट के बारे में पढ़ लेते हैं कि पोएट कौन है। तो पोएट का नाम है, पोएट का पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। आपको पता है ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे बोला गया है, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 में एंड इनका देहांत हुआ था 29 जनवरी 1963। अब ये कौन थे, ये एक अमेरिकन पोएट थे जो सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए थे, यानी कि कैलिफोर्निया में। एंड इन्होंने अपने लाइफ टाइम में टोटल 4 पुलिट्जर प्राइजेस जो है वो अचीव किए थे, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। इनकी कुछ नोटेबल वर्क्स देख लेते हैं, जैसे कि बॉयजविल, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, मेंडिंग वॉल, द रोड नॉट टेकन। अगर आपने क्लास 9 का मतलब क्या भाई, आपने पढ़ा है क्लास 9 में द रोड नॉट टेकन। एंड देन फायर एंड आइस आप पढ़ने वाले हो, नेक्स्ट वीडियो में मैं फायर एंड आइस ही डिस्कस करने वाली हूँ। फिर विटनेस ट्री, न्यू हेमिस्फीयर, ऐसे बहुत सारे नोटेबल वर्क्स हैं। एंड ये मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही सेलिब्रेटेड पोएट थे, ठीक है। तो इनकी जो लेखनी होती है ना, तो बहुत ही कमाल की होती है। एंड इसकी एक झलक हम आज इस पोएम में देख लेंगे। तो चलो बच्चा, और टाइम बिना गवाए शुरू करते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन। पहले मैं आपको इसको सेंट्रल आइडिया बता देती हूँ, ठीक है। सेंट्रल आइडिया बता क्या है, इसका है कि यहाँ पे ना पोएट ने क्या दिखाने की कोशिश की है। पोएट ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जब हमारा मूड बहुत ख़राब होता है, कोई अनहोनी हो गई है या कुछ गलत हुआ है हमारे साथ, बट ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको देख के हमारा दिल या हमारा मन जो है वो बिल्कुल शांत हो जाता है और बहुत ही मूड चेंज हो जाता है। ये हमारा इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है। तो चलो देखते हैं इसका मीनिंग। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. तो देखो, पोएम जो है बहुत ही छोटा है, देख के लग रहा है कि अरे भाई होगा ही क्या इसमें, बट इसमें बहुत ही गहरी मीनिंग छुपी हुई है जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहली बात है, यहाँ पे आपको क्रो दिख रहा है, क्रो एंड ये हेमलॉक ट्री, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों इसको ना बैड ओमेन के हिसाब से माना जाता है। बैड ओमेन यानी कि अपशगुन जिसको हम कहते हैं। अब हमारे इंडिया में देखो, हम तो मानते ही हैं बहुत सारे अपशगुन, बहुत से सुपरस्टिशंस वगैरह जो है अभी भी प्रेवलेंट है, बट पूरे दुनिया में भी इस तरीके के कुछ अपशगुन माने जाते, सुपरस्टिशंस वगैरह रहते हैं। तो हमारे पोएट ने इन्हीं दो मतलब बैड ओमेन को अपने पोएम में उतारा है। कुछ इम्पॉर्टेंट मीनिंग हमारे साथ शेयर करना चाहते, गहराई से समझना बच्चों, ठीक है। ऐसे बस पढ़ लिया, एग्जाम देने चले गए, ऐसा नहीं है। पोएम भले ही 4 लाइन के होते हैं, बट इसको समझने के लिए आपको बहुत ही तेज दिमाग चाहिए होता है, यानी कि आपको दिल से सोचना पड़ता है। ऐसे दिल से कोई नहीं सोच सकता। खैर चलो, तो यहाँ पे बोल रहे हैं द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। शुक का मतलब क्या है, शेक, ठीक है, गिरा देना आप बोल सकते हो। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो हुआ ऐसा कि पोएट जो है हमारे बहुत ही मतलब खराब मूड से हैं, मूड में हैं, तो वो एक हेमलॉक ट्रीज की तरफ से नीचे से जा रहे हैं। ये है हमारा हेमलॉक ट्री, ठीक है। अब आपको दिख रहा है किस तरीके से, रुको मैं जूम कर देती हूँ,
आपको फिर अच्छे से दिखाई देगा। हाँ, देख रहे हो किस तरीके से बर्फ ऐसी पड़ी हुई है ना, गिरी हुई है, पड़ी हुई नहीं, गिरी हुई है। ऐसे ही वो गिरी हुई थी, एक हेमलॉक ट्री थी, एंड वहाँ से उसके हेमलॉक ट्री के नीचे से हमारे पोइट गुजर रहे थे। एंड उन्होंने क्या देखा कि जब वो उसके नीचे से गुजर रहे थे तब एक क्रो था। क्रो किसी एक ब्रांच में वो बैठा हुआ था, जैसे कि ये देखो, ठीक है, इसके नीचे से गुजर रहे थे एंड क्रो इसके ऊपर बैठा हुआ था। एंड उसने क्या किया, अपने विंग्स के मदद से कुछ भी वो फड़फड़ाया, एंड उसकी वजह से इस जो पेड़ के जो ब्रांचेस है या जो लीव्स है, इसके ऊपर जो बर्फ की डस्ट गिरी हुई थी, वो छींटे जो है वो हमारे पोएट पे ऐसे गिर गई। ठीक है, तो पहला वाला स्टैंजा हमको समझ में आ गया, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। अब हेमलॉक ट्री क्या है, ये पॉइजनस ट्री है एंड इसको एक बैड ओमेन के हिसाब से माना जाता है। अब अगर आप देखे होगे सपना भी अगर हम लोग देखते हैं ना, तो देखते हैं कि अगर अरे भाई कोई सीढ़ियों से गिर रहा है तो उसको एक अपशगुन माना जाता है ना। तो इसी तरीके से हेमलॉक ट्री भी इसको एक अपशगुन माना जाता है क्योंकि एक पॉइजनस ट्री है। ठीक है, तो एक पॉइजनस ट्री के ऊपर से एक ऐसे ही बैड ओमेन, एक मतलब क्रो जो है वो पोएट के ऊपर बर्फ गिरा देता है। अब इससे रिजल्ट क्या होता है ये देखो, ये इसका मतलब क्या इंसिडेंट है, इससे इसका रिजल्ट क्या है ये देखते हैं। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। rued का मतलब क्या है, रिग्रेट करना। ठीक है, rued का मतलब है रिग्रेट करना, पछताना। ओके, तो बोल रहे हैं कि इसके वजह से क्या हुआ, अब उनके दिल में मतलब उनका जो मूड था बहुत ही खराब था, अब उनका मूड एकदम से चेंज हो गया, बेहतर हो गया, एंड इसके वजह से उनका बाकी का जो दिन था वो खराब होने से बच गया। अब इसका असल डीप मीनिंग समझो। अब उन्होंने तो बस इतना ही कह दिया, इससे वो क्या कहना चाहे, इससे वो ये बताना चाह रहे कि हमारे लाइफ में ऐसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी होती हैं। हमारा मतलब मान लो किसी के साथ झगड़ा हो गया, ठीक है, कोई किसी ने कुछ बोल दिया, या कुछ मान लो हमारा अपना कुछ काम नहीं हुआ, रुक गया, तो इससे क्या होता है कि हमारी मूड जो है बहुत ही खराब हो जाती है कि नहीं। बट कभी कभार कुछ छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमारा मूड जो है वो चेंज भी हो जाता है। एंड यहाँ पे और एक चीज़ भी वो बताना चाह रहे कि जैसे कि क्रो और हेमलॉक ट्री ये बैड वुमेन्स होते हैं। बैड वुमेन का मतलब क्या, अपशगुन। बट इन्हीं दो चीज़ों के वजह से उनका मूड जो है वो चेंज हुआ, तो यानी कि वो अब दुनिया के अगेंस्ट है। सोसाइटी जैसे इन लोगों को बैड वुमेन के हिसाब से देखती है, तो हमारे पॉइंट उसके अगेंस्ट है कि भाई देखो तुम जिसको बैड वुमेन बोल रहे हो, उसी के वजह से मेरी जो दिन था, मेरा जो दिन है बाकी जो खराब होने वाला था वो अब बच गया, वो अब सही हो गया। तो इसीलिए बच्चा जब भी अब कभी भी नहीं ये सुपरस्टिशंस वगैरह में यकीन मत करना, ठीक है। और एक कोई चीज़ अगर हो गई, घट गई, तो इसका मतलब यही नहीं कि वो चीज़ मतलब आप उसी को लेके पूरा दिन पड़े रहोगे, ऐसा नहीं है, आपको आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पोएट ने वही बताने की कोशिश की है। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। So I hope आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। एंड अब हम देखते हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस क्या है। तो लिटरेरी डिवाइस में सबसे पहला आता है राइमिंग स्कीम। अब राइमिंग स्कीम में आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये है हमारा ए, ये है बी, ओके। अच्छा, द वे अ क्रो, क्रो के साथ देखो स्नो राइम कर रहा है, यानी कि हमारा राइमिंग स्कीम क्या हो रहा है, ए बी ए, फिर देखो ए आ रहा है कि नहीं। अब ट्री और मी ये दोनों राइम कर रहे हैं, फिर आ गया बी, यानी कि ए बी। अब सिमिलरली यहाँ पे भी देखो हैज़ गिवन माई हर्ट, इसको सी मानते हैं, ठीक है, एंड मूड इसको डी कर लेते हैं। हर्ट और पर्ट राइम कर रहे हैं, तो इसलिए ये आ गया सी। मूड और र्यूड ये राइम करे, इसलिए ये हो गया डी। सो हमारा राइमिंग स्कीम क्या हो गया, ए बी सी डी। सो राइमिंग स्कीम समझ में आ गया। अब एक और चीज़ है, ये इसमें और एक लिटरेरी डिवाइस जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वो है इंजैबमेंट। ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट दिखा देते हैं आपको। देखो यहाँ से जो शुरू हुआ है ये सेंटेंस, बीच में कहीं पे भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, सीधा जाके यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क है। इंजैबमेंट क्या है, इंजैबमेंट वो चीज़ होती है जब एक सेंटेंस को
एक सेंटेंस को, ये क्या है, एक कैपिटल से शुरू करते हैं, फुल स्टॉप, कोई भी पंक्चुएशन मार्क से हम लोग एंड करते हैं। तो ये जब सेंटेंस को हम लोग डिफरेंट लाइंस में तोड़ तोड़ के लिखते हैं एंड इसके साइड में कोई भी पंक्चुएशन मार्क अगर नहीं देते हैं तो उसको कहते हैं एंजैबमेंट। ठीक है, तो वही हो रहा है। देखो ये एक ही लाइन है, इसको हम लोग तोड़ तोड़ के, एक ही सेंटेंस है, इसको हम लोग तोड़ तोड़ के डिफरेंट लाइंस में लिख रहे हैं एंड यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। सो दैट इज वाई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंजैबमेंट। और एक चीज हमको देखने को मिल रहा है वो है एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है? एलिटरेशन होता है जब सेम, मतलब कोई नेबरिंग वर्ड्स हैं, उनका जो इनिशियल साउंड, ध्यान से सुनना, साउंड, लेटर नहीं, इनिशियल साउंड अगर सेम हो, वो हो जाएगा हमारा एलिटरेशन। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हैज हर्ट, यहाँ पे क्या प्रोमिनेंट है? ह साउंड ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो ये आ गया हमारा एलिटरेशन का एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, सेव्ड सम, स साउंड यहाँ पे ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो ये आ गया हमारा एलिटरेशन का एग्जाम्पल। ओके, एंड और एक क्या है हमारा? अच्छा, एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब क्या है? जब वॉवेल साउंड, ठीक है, जब वॉवेल साउंड रिपीट होता है किसी वर्ड के एंड में या बीच में, उसको कहते हैं हम लोग एसोनेंस। तो अगर हम लोग यहाँ पे एसोनेंस देखें तो जैसे कि देखो यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, जैसे देखो शुक डाउन ऑन, ये देखो शुक डाउन, ये ओ साउंड यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रहा है, तो ये आ गया हमारा एसोनेंस का एग्जाम्पल। ओके, एंड और एक है हमारा कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब होता है जब कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट हो, अगर किसी नेबरिंग वर्ड्स में, ठीक है, तब हम उसको कॉन्सोनेंट साउंड मानते हैं, कॉन्सोनेंस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, फ्रॉम हिम, यहाँ पे म साउंड ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो ये आ गया हमारा कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल। ओके, एंड यहाँ पे अगेन देखो, ये ड साउंड भी यहाँ पे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, हैड, र्यूड, ड साउंड आ रहा है, ये भी हो गया हमारा कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल। सो आई होप यू ऑल एंजॉय टुडेज सेशन। आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। एंड और एक चीज़ है, कल मैं इसी चैप्टर के MCQs लाने वाली हूँ। 10 MCQs होंगे एंड देखते हैं आप उन MCQs को सही, सारे के सारे सही कर पाते हो कि नहीं। सो थैंक यू एवरीवन, एंड इफ़ यू एंजॉय टुडेज सेशन, लाइक करना मत भूलना, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। या सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे अहेड।